हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब बेसिक चीज़ें देखे थे। तो अब इसको और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर में सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि जब आप एक कंडक्टर को एक दिस इज लेट्स से न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, तो अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, मान लो दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस न्यूट्रल कंडक्टर में क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स। सो लेट्स से दिस इज वन ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन्स, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन पे इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ लगने वाला है, इस तरफ लगेगा ऐसे, एंड वो फोर्स कितना रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस ई इंटू ई एक्सटर्नल। ठीक है, माइनस ई इंटू ई एक्सटर्नल। Now due to this force, all these electrons would start accelerating या drifting towards this side, और ये ड्रिफ्ट करते करते इधर अटक जाएगा, क्या ये सरफेस पे अटक जाएगा, बिकॉज इट कैनॉट कम आउट ऑफ दैट बॉडी। तो टू ब्रिंग दैट आउट ऑफ दैट बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होने का कोशिश करेंगे। नाउ व्हेन दे शिफ्ट हियर, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, लाइक दिस, इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, विल कॉल दिस माइनस क्यू आई, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस। नाउ इस चीज़ को फील करना, इसमें पूरे हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इसका फोर्स लगा, तो वो सारे इस तरफ शिफ्ट होने लगे। नाउ यू कैन सी दैट जैसे यहाँ पे शिफ्ट होने लगेंगे तो दिस रीजन वुड बी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगर वहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन दिस रीजन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, लेट्स कॉल दिस प्लस क्यू आई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड। नाउ इधर एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस तरफ रहेगा, लाइक दिस, देख सकते हैं, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एक फील कर रहे हैं अपने इसको, एग्जैक्ट वेक्टर तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बस ये कह सकता हूँ कि इट वुड बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑपोजिट टू दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और कितना लगेगा, इट इज गोइंग टू बी माइनस ई इंटू ई इंड्यूस्ड। ठीक है, नाउ ये जो ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स, इधर लिख देता हूँ, drifting of electrons stops when net force is equal to 0 on electrons। ठीक है, और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, उसी कंडीशन को कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, आई कैन कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा कि द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो कर दो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का सम है, तो इन दोनों का सम लिखो, कैसा रहेगा, माइनस ई इंटू ई एक्सटर्नल प्लस
माइनस ई इंटू ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0। इधर से क्या मिला अपने को, एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड इज इक्वल टू 0, है ना। व्हाट इज दिस एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड वेक्टर सम ऑफ दीज टू इज द नेट फील्ड। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में ये कह सकता हूं कि नेट फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नेट फील्ड इज इक्वल टू 0, बट वेयर, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है। नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. Now this is also valid if you add charges to the conductor instead of just placing it on the external, placing it in external electric field, ठीक है। Now इसका consequence समझना, अगर नेट फील्ड अंदर 0 है, तो अगर नेट फील्ड अंदर 0 है तो यू कैन ऑल्सो से दैट कि फ्लक्स वुड बी 0, फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स वुड बी 0, दैट इम्प्लाइज चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा, 0। तो यू कैन ऑल्सो से दैट नो चार्ज will be no net charge will reside in the body of the conductor. ठीक है, तो नो नेट चार्ज विल रिसाइड इन दी बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो इसको भी मैं प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है। ओके, अभी जस्ट हमने देखा कि एक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड पे डालने से उसके अंदर का नेट फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर थिंग हैपेंस व्हेन यू ऐड सम चार्ज टू अ कंडक्टर। मतलब इस पे एक Q चार्ज ऐड कर दो। When you add this Q charge, what will happen? इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज आवर प्लस Q चार्ज, ठीक है। ये Q चार्ज ऐड करने पे सारा चार्ज किधर आ जाएगा, ऑन दी सरफेस। उसका प्रूफ क्या है? द प्रूफ इज दैट लेट्स अज्यूम ए Gaussian surface. एक Gaussian surface assume करो like this, which is just inside the conductor. ठीक है, this is a Gaussian surface. तो इस Gaussian surface के अंदर देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। We just proved that electric field inside the conductor is always 0 in electrostatic condition, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस Gaussian surface पे, for the Gaussian surface you can say that E is equal to 0 implies flux is equal to 0. तो Gauss's law के अकॉर्डिंग flux is equal to क्या होता है, चार्ज enclosed by epsilon naught. तो this would be equal to 0. Charge enclosed 0, that implies all charges, या फिर just I'll write net charge will lie on the surface of the conductor. That is another point, ठीक है। ऑल द चार्जेस, भले उसको एक्सटर्नल फील्ड पे डालने से जो इंड्यूस चार्ज हो या फिर एक कोई भी चार्ज उस पर ऐड करो वो वाला चार्ज हो, सारा का सारा चार्जेस किधर लाई करेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ऑलराइट, नाउ अब दूसरा जो चीज अपने देख सकते हैं यहां से कि अगर नेट फील्ड 0 है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट इंप्लाइज पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट,
क्योंकि अपने को पता है कि सिंस ई वेक्टर क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, है ना। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज जीरो, मतलब वी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। नाउ तो वी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड वी कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस कंडक्टर हर पॉइंट पे ऑल इस पूरे कंडक्टर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। दैट मीन्स अगर मैं ये पॉइंट लूँ पॉइंट ए, या फिर ये पॉइंट लूँ पॉइंट बी, आई कैन से दैट वी ए वुड बी इक्वल टू वी बी, और यू कुड सिंपली से दैट कंडक्टर acts as an equipotential, acts as an equipotential region. Now कंडक्टर इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह काम कर रहा है, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के हर पॉइंट पे, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ऑन द सरफेस, हर जगह पे क्या रहेगा, पोटेंशियल वुड बी सेम। नाउ अगर पूरा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह काम कर रहा है, तो कंडक्टर का सरफेस क्या कर रहा होगा, कंडक्टर सरफेस किसकी तरह काम करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर surface will be perpendicular to the surface। इसका मतलब अगर मैं यही ड्रॉ करूं तो यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ कपल ऑफ फील्ड लाइंस, मैं सारे फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा, जस्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इन दिस केस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो दैट इज द अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा कितना, ठीक है। नाउ दिस व्हेन आई से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एवरीथिंग, मतलब द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड हो सकता है, इंड्यूस चार्ज जिसकी वजह से हो सकता है, ऑलरेडी कोई चार्ज दे रखा है, वो सबके वजह से, जो हर सबका कंट्रीब्यूशन ऐड करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल चार्जेस, अगर एक कंडक्टर के पास एक चार्ज रखा तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई और डायरेक्शन होगा, बट उस चार्ज के वजह से जो इंडक्शन होगा, उस इंडक्शन, वो जो इंड्यूस चार्जेस होंगे उसका भी कंट्रीब्यूशन ऐड करके जो फील्ड होगा, वो फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ऑलराइट, ओके। अब ये कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर कितना होगा, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है, एंड इस कंडक्टर पे हमने चार्ज सप्लाई किया, सम चार्ज क्यू, एंड वो सारा चार्ज क्यू किधर रहेगा, ऑन दी सरफेस। नाउ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखो या
इस न्यूट्रल कंडक्टर हो सकता है, न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, या फिर एक चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, या फिर सिंपली एक चार्ज कंडक्टर, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। दिस कुड बी एनी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। नाउ उसमें मैं चाहता हूं कि लेट्स से हियर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे जस्ट आउटसाइड, देख सकते हैं जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। नाउ टू डू दैट व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे आई नीड टू नो दी चार्ज डेंसिटी ओवर हियर। इस पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी होगा, लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये क्या है, लोकल चार्ज डेंसिटी। नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंडक्टर्स पे सारा जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस पे इट वुड बी अ वेरी थिन लेयर, ठीक है, अराउंड 1 और 2 एटॉमिक साइजेस का जो रेंज होगा उतना थिकनेस का एक लेयर होगा। तो वहाँ पे हम लोग रो नहीं डिफाइन करेंगे, बल्कि क्या डिफाइन करने वाले, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E, ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो टू डू दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए गाउसियन सरफेस, जो कि एक सिलेंडर है। ध्यान से देखना, बहुत ही एक पतला सा सिलेंडर, जिसका एक पार्ट इनसाइड द कंडक्टर है एंड वन पार्ट इज आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एंड इट इज एनक्लोजिंग दिस मच चार्ज, देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट। व्हाट आई विल डू इज आई विल रीड्रॉ दिस सो दैट यू गेट अ क्लियरर पिक्चर। इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो क्या है कि दिस इज आर गाउसियन सरफेस, ठीक है, एंड ये अपना कंडक्टर का सरफेस है, एंड ये अब कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट, या द एरिया एनक्लोज्ड विद इन दैट सिलेंडर, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज लाइक दिस E, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज लाइक दिस E, एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो इसका जो लेंथ है इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, मतलब इसका जो अपर सरफेस है इट इज वेरी क्लोज टू द कंडक्टर, ओके। नाउ यहाँ पे मैं तीन तरह के सरफेसेस देख रहा हूँ। एक सरफेस तो ये हुआ, एक तो ये सरफेस हुआ, लेट्स कॉल दिस सरफेस 1, ठीक है। एक तो इनर सरफेस हुआ, इसको मान लेता हूँ सरफेस 2, एंड ये देखो इसका कर्व्ड सरफेस हुआ सरफेस 3, ऑलराइट। नाउ अब यहाँ पे देखो कि इसके अंदर, वेयर इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर सरफेस है, ठीक है, दिस इज द कंडक्टर surface, inside this region here electric field itself is 0, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 0। यहाँ पे अगर मैं एरिया वेक्टर लेता हूँ, एक छोटा सा एरिया, ये कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर लेता हूँ, तो DA वेक्टर क्या रहेगा, ऐसे, एंड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हियर इज लाइक दिस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज लाइक दिस, मतलब ये क्या है, इट इज परपेंडिकुलर, क्या, दिस इज रीजन 1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, इट इज परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा, 0। आई विल कॉल दिस फ्लक्स 1 एंड दिस इज फ्लक्स 3, सॉरी दिस इज फ्लक्स 2 मान लेते हैं, एंड दिस इज फ्लक्स 3। बट हियर यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे फ्लक्स जो रहेगा, फ्लक्स 1 is not equal to 0. In fact, it is equal to EA. EA ले सकता हूँ, right? Let's call this DA vector because this is a very small area. तो E into DA कर देता हूँ. All right? Now, if this area is DA, then इसमें जो चार्ज होगा DQ, it is going to be sigma DA, है ना? I hope you understood the condition here, what we are doing. तो
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ऑल वी आर गोइंग टू यूज दिस गाउसेस लॉ। तो गाउसेस लॉ यूज करेंगे। तो गाउसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना है φ1 प्लस यहाँ पे फ्लक्स कितना है φ2 प्लस कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना है φ3 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना है dq बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो dq बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। तो व्हाट इज φ1 इज EDA प्लस ये दोनों जीरो हो गए इज इक्वल टू व्हाट इज dq, इट इज सिग्मा DA बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो DA कैंसिल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन, द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट कि इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इफ आई से कि दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज एन कैप। एन कैप क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो ई वेक्टर इज अलोंग एन कैप। तो इसको देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप। नाउ इधर है ना बहुत एक कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता, मतलब इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज़ में। दिस सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी, डज दैट मीन कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ओनली ड्यू टू दैट लोकल चार्ज डेंसिटी? नो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एवरीथिंग। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द लोकल चार्ज डेंसिटी। कंट्रीब्यूशन सबका है, बट सीधा बाय फॉर्मूला यू कैन जस्ट क्लियरली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द लोकल चार्ज डेंसिटी। तो द पॉइंट इज इफ यू नो द लोकल चार्ज डेंसिटी यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इट। If you know the electric field just outside the conductor, you can find the local charge density. ठीक है, now तो ये हमने क्या प्रूव कर लिया, we just found out what is the electric field just outside the surface of the conductor and that is equal to sigma by epsilon naught. Okay, now let's see कि ये चार्ज जो surface पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ओके, तो अभी हमने जो सारे जितने प्रॉपर्टीज देखे वो क्या क्या थे। सबसे पहली बात तो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। सारे चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पे आएंगे। ठीक है, एंड कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह काम करेगा एंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल एक्ट लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा is the local charge density, that E is the net electric field due to all the fields। मतलब एक्सटर्नल फील्ड होगा उसके वजह से होगा, एक्सटर्नल चार्जेस रखे होंगे उसके वजह से होगा, जो इंड्यूस चार्जेस होंगे उसके वजह से होगा, एंड जो चार्ज तुमने उस बॉडी को दिया उसके वजह से, सबका जो कंट्रीब्यूशन होगा नेट फील्ड जो रहेगा दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने देखा। ठीक है, नाउ इसमें अभी जो नेक्स्ट हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस बेसिस पे एक कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो द आइडिया इज दैट कंडक्टर पे चार्ज उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सो दैट कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, दैट इज द की पॉइंट। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अ कंसेप्ट कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम। तो यूनिकनेस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर मान लो कि ये जो एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, नाउ इसको इसके आजू बाजू बाहर कुछ भी चार्जेस रखे गए, इधर कोई एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, इधर कोई चार्ज रख दिया माइनस क्यू, इधर मतलब यू गॉट द आइडिया राइट, इधर अलग अलग चार्जेस है, एंड इस पे इटसेल्फ जो चार्ज दे रखा है इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, इस पे हमने
प्लस लेट्स से कैपिटल Q चार्ज दे रखा है. So there will be some distribution of this charge. Now ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेट्स से कि सिंस इट हैज ओवरऑल नेट प्लस Q चार्ज, यू कैन सी दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स को पास ले आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, मतलब वी कैन से दैट सम नेगेटिव चार्ज वुड बी हियर. यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस रहेंगे एंड एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस होगा, ये पॉजिटिव के पास क्या आएगा, लेट्स से देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, एंड ओवरऑल इट हैज़ टू बी पॉजिटिव क्योंकि इस पर नेट हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है. ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा रहेगा, इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, तो इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इस तरह से ऐसे आ रहा होगा, राइट, इधर से ऐसा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. बट द की पॉइंट हियर इज कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट हैज टू बी जीरो. ऑलराइट, नाउ ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज distribution on the surface of the conductor will be such that net field would be zero inside the conductor. ठीक है, net field would be zero inside the conductor. Now ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट वुड डिपेंड ऑन व्हाट, एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आउटसाइड द कंडक्टर क्या फील्ड है एंड क्या चार्जेस है. जो भी फील्ड अगर होगा तो फील्ड प्रोड्यूस करने वाला भी तो चार्ज ही होगा ना. सो दिस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फील्ड्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फील्ड्स एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड यूनिकनेस थियरम? इसको यूनिकनेस थियरम क्यों बोलते हैं? इसको यूनिकनेस थियरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देयर कुड बी ओनली वन particular charge distribution on the conductor so that electric field is zero. ठीक है, so you should understand that point कि for a given external charge distribution, there can be external charge distribution or external field, there can be only one or unique charge distribution on the surface of the conductor, जिसके वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो. And you somehow for a particular case somehow find the charge distribution जिसके वजह से अंदर फील्ड जीरो होगा. so that is the only possible solution. ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से. तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि we just said that charge distribution on the surface of the conductor will be such that net electric field would be zero and it depends on what the external fields and the charge distributions. external field और charge distributions पे depend करेगा. अब ये जो सॉल्यूशन है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अ यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दिस विल बी ए यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नाउ हाउ डू आई प्रूव दिस? तो इसका एक बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ. एग्जैक्टली यूनिकनेस थ्योरम के हिसाब से इसका क्या बेसिक आइडिया रहेगा, तो लेट्स लुक एट दैट. ओके,
तो यूनिकनेस थ्योरम के हिसाब से मैंने क्या बताया कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द सरफेस would depend on the external field and external charge distributions and it would be a unique solution. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है समझो कि यू नो गाउसेस लॉ. गाउसेस लॉ क्या है? गाउसेस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ, इट इज divergence of electric field is equal to rho by epsilon naught. ठीक है, divergence of electric field is equal to rho by epsilon naught. Now this electric field itself will be what? Electric field will be minus of gradient of V. Minus of gradient of V मतलब इधर से देखो क्या लिख सकता हूं, डॉट दिस इंटू वी इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज व्हाट, ये क्या हो गया, डेल डॉट डेल, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी डेल स्क्वायर्ड बाय डेल एक्स स्क्वायर्ड, डेल वी स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस डेल स्क्वायर वी, सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है, तो डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. सॉरी, ये इधर माइनस भी आएगा, नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, ठीक है. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखो, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इज कॉल्ड द लैप्लास ऑपरेटर. ठीक है, या लैप्लासियन बोलते हैं. लैप्लासियन इज सिंपली डेल स्क्वायर्ड. तो डेल स्क्वायर्ड विच इज व्हाट, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर्ड बाय डेल वाई स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर्ड बाय डेल जेड स्क्वायर्ड. ठीक है, तो इधर से मुझे क्या मिल गया, आई विल गेट the Laplacian of voltage potential, Laplacian of potential will be equal to what, minus of rho by epsilon naught. ठीक है, minus of rho by epsilon naught. This is called the Poisson's equation. Poisson's equation. ठीक है, अब inside the conductor electric field is zero, that implies charge density is also zero, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर रहेगा. तो अगर सारा चार्ज बाहर रहेगा तो इसका मतलब देखो क्या होगा, रो वुड बी व्हाट, जीरो. तो यू कैन से दैट कि inside the conductor rho is equal to 0. That implies the Laplacian of potential would also be equal to 0. The Laplacian of potential would also be equal to 0. है कि नहीं? तो अब इस चीज को समझने का कोशिश करो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. नाउ दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस. अगर इसको प्रॉपर्ली लिखो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डेल स्क्वायर्ड वी बाय डेल एक्स स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर्ड वी बाय डेल वाई स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. नाउ द आइडिया इज कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होगा एंड वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, इट विल गिव यू v. ठीक है, द सॉल्यूशन, आई एम गोइंग टू इरेज दिस. द सॉल्यूशन ऑफ the differential equation will be v as a function of x, y, z. Now this solution
and this solution is proved to be unique। इस चीज को समझना, अगर ये सॉल्यूशन यूनिक है मतलब वोल्टेज यूनिक होगा किसी भी पॉइंट का, ठीक है। एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो किसी भी जगह पे इस डिफरेंशियल, दिस हैज टू बी फॉलोड इनसाइड द कंडक्टर। तो किसी भी जगह पे पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो उस पोटेंशियल का जो सॉल्यूशन होगा, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी यूनिक, ठीक है। वो प्रूफ हमें नहीं देखना, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन, बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक मैथमेटिकल आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है ये, ठीक है। वाई इज इट यूनिक? तो यहाँ पे पोटेंशियल यूनिक आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिक होगा। इफ यू नो द पोटेंशियल तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। पोटेंशियल यूनिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक, एंड वी जस्ट डिराइव्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा यूनिक हो गया। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक होगा, दैट इंप्लाइज सिग्मा वुड बी यूनिक, ठीक है। सो दैट इज द यूनिकनेस थ्योरम। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। टू समराइज दिस, इमेजिन करो कि एक कंडक्टर है, उसके बाहर चार्जेस है, जिसके वजह से उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, लेट्स से यू ऐड सम चार्ज ऑन द कंडक्टर ऑल्सो। ये सारे के वजह से, सारे इफेक्ट्स के वजह से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिक। इफ यू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस आउटसाइड, जिसके वजह से एक्सटर्नल फील्ड चेंज होगा, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वुड चेंज। समझ गए? नाउ तो इसका उल्टा, इसका फायदा क्या है समझने का कोशिश करो कि इफ यू बाय समहाउ गेस वर्क कर लिया या फिर एक सर्टन लॉजिक लगा के एक सिचुएशन के लिए तुमने एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव कर लिया जिसके वजह से कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो निकला, नेट फील्ड जीरो निकला, देन दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल, ठीक है। सो दैट इज यूनिकनेस थ्योरम। ऑलराइट, सो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देख लिया कंडक्टर्स के। अंदर फील्ड जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सारा चार्ज ऑन दी सरफेस होगा, फील्ड लाइंस, फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एंड द फील्ड वुड बी equal to sigma by epsilon naught, and the charge distribution on the conductor will be unique for a given set of charge distribution outside the conductor. Okay, now तो अभी हमने जस्ट प्रूव किया, मतलब यूनिकनेस थ्योरम के बेसिस पे हमने ये देखा कि देयर विल बी अ यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंडक्टर। नाउ लेट्स से कि यू हैव अ रैंडम कंडक्टर लाइक दिस, दिस इज अ रैंडम कंडक्टर। नाउ इस पे जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी मुझे ये बताना है कि इस रैंडम से कंडक्टर पे अगर मैं इस कंडक्टर पे चार्ज सप्लाई करता हूँ तो इस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह से लेट्स से प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ क्या ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो आई एम गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सो द आंसर इज नो, ठीक है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी मोर, द आइडिया इज कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी ग्रेटर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लोअर, ठीक है। नाउ ये जो पॉइंट है ध्यान से समझना, ये दिस पर्टिकुलर रीजन, लेट्स से दिस पार्ट, इस पार्ट के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ये होगा, है कि नहीं? लेट्स कॉल दिस R1, एंड इस पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, वुड बी स्मॉलर, R2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दैट, अगर यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और यहाँ का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, देन यू कैन से दैट कि सिग्मा 1 वुड बी लेस देन सिग्मा 2 सिंस
R1 इज ग्रेटर देन R2। जहां पे ज्यादा कर्वेचर होगा उधर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। ज्यादा कर्वेचर मतलब स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो से दैट चार्ज accumulation will be more at pointed ends, ठीक है, या पॉइंटेड रीजन्स। नाउ अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता देता हूं कि आप कुछ बुक्स में ये देखोगे कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कुछ बुक्स, कुछ वीडियोस, कहीं से भी कुछ मटेरियल में तुमको दिखेगा ऐसे चीज़ दिया रहता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सेइंग दैट कि इधर का पोटेंशियल इसको स्फीयर लेके कर लेते हैं एंड दे विल से दैट मीन्स सिग्मा इनटू आर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल कांस्टेंट है ऐसा बोल के करते हैं। आई विल शो यू दैट उनका क्या लॉजिक है कि वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय आर, एंड ये क्यू को क्या लिख सकते हैं अपने, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अज्यूमिंग दैट ये स्फेरिकल है और वो स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इधर इस सिग्मा के बराबर रहेगा डिवाइडेड बाय आर। तो इधर से क्या आ गया अपने को, सिग्मा r by epsilon naught आ गया। You can see that v is proportional to sigma r which is constant, ठीक है। Now I'd like to tell you that this complete concept is wrong। ये complete concept गलत है। ये इसलिए गलत है बिकॉज एक ही सरफेस पे, एक रैंडम से सरफेस पे एक कोई भी पॉइंट उठाओ तो उस पॉइंट पे मल्टीपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो सकता है। सो टू डायरेक्टली से दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज रॉन्ग, परफेक्टली रॉन्ग। क्योंकि अगर द बेस्ट वे टू इमेजिन दैट इज कि यू कैन इमेजिन, हमने जो सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ा है तो सरफेस टेंशन में हमने ये पढ़ा था कि मल्टीपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर होता है, तब उसमें एक्सेस प्रेशर का कैलकुलेशन किया था। तो in that case you have seen that at a single place you can have multiple radii curvature। तो कौन सा रेडियाई ऑफ कर्वेचर लेंगे, ठीक है। सो देयर इज नो सच रिलेशन, ऐसा कोई भी प्रॉपर रिलेशन नहीं है, ऑल्दो बुक्स में दिया रहेगा। सो दिस इज रॉन्ग। द ओनली थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, मतलब ओनली थिंग दैट यू कैन बी श्योर ऑफ कि अगर रेडियाई ऑफ कर्वेचर कम है तो सिग्मा ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखे conductors के। so I'll just list out the properties all over again। electric field inside the conductor is always zero for electrostatic condition। second, all the charge would be on the surface of the conductor। third, the conductor acts like a equipotential region and the surface acts like an equipotential surface। fourth, the electric field just outside the conductor would be perpendicular to the conductor, ठीक है। and next क्या रहेगा कि उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड a conductor, the charge distribution on the conductor will be unique, ठीक है। So there could be only one solution। and lastly we saw that more charge density would be where radius of curvature is smaller, ठीक है। and because of that you can also say that, इसके वजह से तुम ये भी कह सकते हो कि इस रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E वो भी ज़्यादा होगा। सो दैट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। अगर मान लो कि यहाँ पे E1 बोलता हूँ और यहाँ पे E2 बोलता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, दैट इम्प्लाइज E1 इज लेस देन E2। ओके, सो दैट वर द प्रॉपर्टीज ऑफ conductors। now in coming videos we will also look at conductors which have cavity inside them, तब क्या होता है वो भी देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।